जून का महीना होता है, काफ़ी गर्मी भी पड़ रही होती है और सुबोध की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती है। सुबोध अपने स्कूल की छुट्टियों को बिताने के लिए अपने मामा चेतन के घर पर आ जाता है। एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबोध अपने मामा चेतन को कहने लगता है, मामा जी मैं भी आपके साथ खेत में चलूँगा। और इस तरह से जो सुबोध को लेकर उसका मामा चेतन खेत में चला जाता है। जो सुबोध का मामा चेतन होता है वो शराब पीने का आदी होता है। खेत में जाने के बाद वह थोड़ी-सी शराब पी लेता है, जिसके कारण उसको नशा भी हो जाता है। थोड़ी देर तक तो मामा चेतन और सुबोध दोनों मिलकर खेत में काम-काज करते हैं। काम-काज के चलते ही सुबोध के कपड़े काफ़ी खराब हो जाते हैं। सुबोध अपने मामा को कहने लगता है कि मामा जी मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं, ऊपर से काफ़ी गर्मी भी पड़ रही है और मैं नहाने के लिए ट्यूबवेल के पास जा रहा हूँ। तभी उसका मामा चेतन उसको कहने लगता है, रुको ज़रा मैं भी तुम्हारे साथ ट्यूबवेल के पानी में नहाना चाहता हूँ। और इस तरह से मामा चेतन और सुबोध दोनों ट्यूबवेल के पास आ जाते हैं। अब जैसे ही सुबोध नहाने के लिए अपने शरीर से कपड़े उतारता है, तो उसके मामा चेतन की नज़र सुबोध पर पड़ जाती है। सुबोध का रंग गोरा होता है, देखने में काफ़ी सुंदर भी होता है और कच्ची उम्र का लड़का होता है और इस तरह से उसके मामा चेतन की नीयत जो है उस पर खराब हो जाती है। देखते ही देखते सुबोध ट्यूबवेल के सामने पानी में नहाना शुरू कर देता है। इसके बाद सुबोध का मामा चेतन इधर-उधर देखना शुरू कर देता है। खेत के अंदर दूर-दूर तक कोई भी नहीं होता है और फिर इसके बाद चेतन मामा अपने भांजे सुबोध की बाजू पकड़ता है, उसको खेत में बने कमरे में ले जाता है। कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और इसके बाद मामा चेतन अपने भांजे सुबोध के साथ क्या करता है और आखिर में इस घटना का क्या अंजाम होने वाला है, बहुत ही हैरत-अंगेज़ और रहस्यमयी घटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के झज्जर इलाके से। झज्जर जिले के अंदर असदपुर खेड़ा नाम का एक गांव होता है। इसी गांव में रहने वाला 14 वर्षीय लड़का जिसका नाम सुबोध होता है। सुबोध 9वीं क्लास का छात्र होता है, पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी तेज़ होता है। सुबोध को सभी टीचर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे। सुबोध अक्सर अपनी कक्षा में प्रथम नंबर पर पढ़ाई में आया करता था। सुबोध का पिता हरि सिंह सुबोध को हमेशा 2-4 बातें ही समझाया करता था। हरि सिंह उसको कहता था कि बेटा तुम मेरी इकलौती संतान हो और जीवन में आगे बढ़कर जो है कामयाब डॉक्टर बनकर दिखाना है। सुबोध अक्सर अपने पिता हरि सिंह को इस बात के लिए कहता रहता था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। दोस्तों समय गुजरता जाता है, आखिरकार सुबोध के स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। जैसे सुबोध के स्कूल की छुट्टियां पड़ती है तो जून का महीना होता है और सुबोध अपने पिता हरि सिंह को कहने लगता है कि पिताजी अब की बार तो मुझे अपने मामा के घर पर जाना है। उसका पिता हरि सिंह कहने लगता है कि बेटा मामा के घर जाकर क्या करोगे, यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करो और घर के काम काज कर लो। लेकिन सुबोध मानने को तैयार नहीं होता है। 2 दिन का वक्त गुजरने के बाद अब हरि सिंह के पास उसके साले का फोन कॉल आता है जिसका नाम चेतन होता है। चेतन कहने लगता है कि मैं सुबोध को लेने के लिए आ रहा हूँ। सुबोध के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और कल के कल उसको तैयार कर दो। हरि सिंह अपने साले चेतन को मना नहीं कर पाता है और इस तरीके से फिर हरि सिंह अपने बेटे सुबोध की तैयारी करवा देता है। दोस्तों एक दिन का वक्त और गुजर जाता है और फिर इसके बाद उसका मामा यानी सुबोध का मामा चेतन उसको लेने के लिए हरि सिंह के घर पर आ जाता है। आखिरकार हरि सिंह अपने बेटे सुबोध को उसके मामा चेतन के साथ भेज देता है। जैसे ही सुबोध अपने मामा के घर पर आता है तो अपने नाना नानी से मिलता है, बेहद खुश हो जाता है। नाना नानी भी सुबोध को बहुत लाड प्यार किया करते थे और दोस्तों इसके बाद सुबोध अपने स्कूल की सारी छुट्टियां जो है अपने मामा के घर पर बिताने वाला था। 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है। सुबोध कहने लगता है कि मामा मुझे नहाने के लिए नहर पर जाना है
और इस तरह से उसका मामा चेतन उसको मना करने लगता है कि बेटा, नहर बहुत बड़ी है, वहां पर हम नहाने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पिछले दिनों एक लड़का वहां पर नहाने के लिए चला गया था, जिसके चलते वो पानी में डूब गया था, इसलिए तुम कभी भी उस नहर पर मत जाना। लेकिन इसके मामा चेतन को एक बुरी लत थी कि वह शराब का आदी था। हर रोज वह कभी भी किसी भी समय शराब पी लिया करता था। इसका मामा चेतन, जिसकी जो है शादी भी नहीं हुई थी, क्योंकि मामा चेतन का काफी काले रंग का होता है। काले रंग का होने के कारण चेतन की शादी नहीं हो पाती है। 28 साल उसकी उम्र हो जाती है। जैसे ही 5 से 6 दिन का वक्त गुजर जाता है तो एक दिन सुबोध अपने मामा चेतन को कहने लगता है कि मामा, मैं तो खेत में जाने वाला हूँ, आपके साथ खेत में जाऊंगा, थोड़ा बहुत काम काज करूंगा। मामा चेतन अपने भांजे सुबोध को मना नहीं कर पाता है और इस तरह से चेतन सुबह के 10 बजे के आसपास अपने भांजे सुबोध को लेकर खेत में चला जाता है। थोड़ी देर तक तो दोनों कामकाज करते हैं और वहां पर जाने के बाद मामा चेतन सबसे पहले एक खेत में कमरा बना होता है, उसमें बैठकर कुछ देर तक शराब पीता है। शराब पीने के बाद जब उसको नशा हो जाता है तो नशे की हालत में खेत में कामकाज करना शुरू कर देता है। इसी दौरान सुबोध भी वहां पर कामकाज कर रहा होता है, जिसके चलते उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। सुबोध अपने मामा को कहने लगता है कि मामा जी, मेरे कपड़े तो काफी खराब हो गए हैं और मैं तो ट्यूबवेल के पानी में नहाना चाहता हूँ, गर्मी का काफी मौसम भी है। उसका मामा चेतन उसको कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ नहाने के लिए ट्यूबवेल के नीचे चला जाता हूँ और इस तरह से मामा और भांजा दोनों ट्यूबवेल के पास आ जाते हैं। सुबोध जैसे ही नहाने के लिए अपने बदन से कपड़े उतारता है तो उसके मामा चेतन की नजर सुबोध पर पड़ जाती है। सुबोध का रंग गोरा होता है, सुबोध कच्ची उम्र का लड़का होता है और इसके बाद मामा चेतन सुबोध को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है। उसके मामा चेतन की नीयत वहां पर खराब हो चुकी होती है। मामा चेतन इधर उधर खेतों में देखने लगता है, खेत में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद मामा चेतन कमरे में जाता है और ज्यादा शराब पीता है। तब तक सुबोध नहाने में व्यस्त हो जाता है और आखिरकार जब मामा चेतन को गहरा नशा हो जाता है तो फिर वह सुबोध के पास आता है और ट्यूबवेल के पानी के नीचे नहाना शुरू कर देता है। अपने भांजे सुबोध के साथ छेड़खानी भी शुरू कर देता है। सुबोध अपने मामा की बातों का विरोध करता है, लेकिन मामा चेतन मानने को तैयार नहीं होता है। वह सुबोध को कहने लगता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और इस तरह से वह अपने भांजे सुबोध पर काबू पा लेता है, क्योंकि अभी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी और कच्ची उम्र का लड़का होता है। और फिर उसका मामा चेतन उसको लेकर खेत में बने कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर उसका मामा चेतन उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। मामा चेतन तब तक उसके साथ दुष्कर्म करता है जब तक कि उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद जब मामा चेतन 2-3 बार उस दुष्कर्म को कर लेता है और उसकी संतुष्टि हो जाती है, तो फिर इसके बाद चेतन अपने भांजे सुबोध को फिर से धमकी देता है। उसको डराता है, उसको धमकाता है, उसको कहने लगता है कि अगर तूने घर में किसी को भी ये बात बताई तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और सुबोध वहां पर डर जाता है। 2 घंटे का वक्त बीतने के बाद सुबोध अपने मामा चेतन के साथ जो है अपने मामा के घर पर ही आ जाता है। सुबोध घर पर आने के बाद अपने नाना नानी से इस बात का जिक्र तक नहीं करता है। दोस्तों, हर दूसरे तीसरे दिन उसका मामा चेतन उसको खेतों में ले जाया करता था। खेतों में ले जाने के बाद सुबोध के साथ वह दुष्कर्म किया करता था और इस तरह से लगभग 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। 15 दिन तक लगातार उसका मामा चेतन सुबोध के साथ यह दुष्कर्म किया करता था। सुबोध अब सोचने लगता है कि अब शायद मुझे अपने घर पर चला जाना चाहिए और इस तरह से एक दिन सुबोध अपने नाना नानी को कहने लगता है कि नाना जी, मैं तो अपने घर पर वापस जाने वाला हूँ। वहां पर जो सुबोध का मामा चेतन होता है वो भी खड़ा होता है। तभी उसका नाना और नानी दोनों कहने लगते हैं कि बेटा,
सुबोध 10 दिन की छुट्टियां तुम्हारी पड़ी हुई हैं, ये 10 दिन की छुट्टियां यहाँ पर बिता लो, उसके बाद तुम अपने घर पर चले जाना। तभी उसका मामा चेतन भी उसको काफी देर तक समझाता है, कहता है कि यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हें नई नई चीजें देखने को मिलेगी, और जैसे ही तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर आ जाऊंगा। और इस तरह से लड़का सुबोध वहां पर बेबस हो जाता है। इस बात के बारे में वो जरा सा भी अपने नाना नानी के साथ जिक्र तक नहीं करता है। दोस्तों, लगभग जैसे ही 4-5 दिन की छुट्टियां रह जाती है तो सुबोध तब तक काफी परेशान हो चुका था। वह यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढने लगता है। आखिरकार एक ऐसी रात भी आ जाती है जिसमें उसका मामा चेतन काफी ज्यादा शराब पीकर घर पे आता है। पूरा परिवार बैठकर खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जब रात के 9 बजे का समय हो जाता है तो फिर मामा चेतन अपने भांजे सुबोध को कहने लगता है कि सुबोध, आज तुम मेरे कमरे में मेरे पास ही सोने वाले हो। उसके नाना नानी भी उसको कह देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम अपने मामा के साथ सो जाना। लेकिन सुबोध वहां पर सारी बातें जानता था। दोस्तों, इसके बाद सुबोध एक ऐसी योजना तैयार कर लेता है कि जिसके बारे में उसका मामा चेतन नहीं जानता था। सुबोध रसोई के अंदर जाता है, वहां से एक धारदार चाकू उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लेता है। 9:30 के आसपास सुबोध और उसका मामा चेतन दोनों कमरे में जाकर लेट जाते हैं। आखिरकार रात के 10 बजे के आसपास उसका मामा चेतन सुबोध के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश फिर से करने लगता है। लेकिन आज सुबोध कुछ करने वाला होता है। जैसे ही उसका मामा चेतन उसके साथ छेड़खानी करता है तो फिर सुबोध चुपके से अपना चाकू निकालता है, उसके पेट के अंदर घुसा देता है। 2-3 वार किए जाते हैं, चीखने चिल्लाने की आवाजें शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसी बीच सुबोध अपने मामा की जो गर्दन पर है 2-3 वार कर देता है। और इस तरह से दोस्तों, इस सुबोध के अंदर इतना गुस्सा भर जाता है कि वह अपने मामा का गुप्तांग भी काट देता है। दोस्तों, 2 मिनट का वक्त गुजरने के बाद उसके नाना और नानी भी उस कमरे में पहुंच जाते हैं, और कमरे में पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां पर जो चेतन होता है मृत अवस्था में पड़ा होता है, और उसके पास काफी ज्यादा खून भी बह रहा होता है, और सुबोध के हाथों में चाकू होता है। इसके बाद नाना और नानी नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। वहां पर काफी पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस देखती है कि वहां पर मामा चेतन की लाश पड़ी हुई थी, और फिर चेतन की लाश को कब्जे में ले लिया जाता है, और वहां पर सुबोध को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस जब सुबोध से पूछती है कि तुमने अपने मामा का कत्ल क्यों किया है, तो सुबोध अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है, और जिसको सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर एक मामा अपने भांजे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, 3 महीने का वक्त गुजरने के बाद जज साहब इस लड़के सुबोध को बाल सुधार गृह में भेज देता है। इस पूरे घटनाक्रम में सुबोध ने जो कदम उठाया था, क्या वो सही था या फिर वो गलत कदम उठाया था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी ऐसी घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।